हेलो, वेलकम टू सर्किट अड्डा। तो लास्ट टाइम मैं आपको वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि बीटीएससी जेई का वैकेंसी आया है। ठीक है। तो ये एग्ज़ाम बीटीएससी करवाती है। तो मैंने आपको पूरा नोटिफिकेशन समझाया था, क्या क्राइटेरिया है, क्या कैसे सीट वैकेंसी कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, हर एक चीज़ डिटेलली समझाया था। ठीक है। तो आज हम लोग उसी बीटीएससी जेई का फॉर्म कैसे फिल करते हैं, ऑनलाइन ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे फिल करते हैं, ये चीज़ आज हम लोग देखेंगे। अगर आपको आपने वो वीडियो अगर नहीं देखा, जो एक्सप्लेन किए थे क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, आप लोकल में आओगे या नहीं आओगे, 60-40 रेशियो क्या होता है, ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं बीटीएससी के जेई के वैकेंसी में। तो वो सारी चीज़ें हमने प्रीवियसली एक्सप्लेन कर दिया था। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट्स है तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हो, और उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। ठीक है। तो आज हम लोग बीटीएससी जेई का फॉर्म कैसे फिल करते हैं, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहली बात, कोई भी फॉर्म के लिए उसका ऑफिशियल वेबसाइट में जाना होगा। तो हम लोग ये फॉर्म फिल करने के लिए बीटीएससी बिहार का वेबसाइट में जाएंगे। ठीक है। तो बीटीएससी बिहार का वेबसाइट जो btsc.bihar.gov.in है। तो इस वेबसाइट में जाने के बाद अब आप इधर राइट साइड देखेंगे तो व्हाट्स न्यू आ रहा है। ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट नोटिस व्हाट्स न्यू आ रहा है। ठीक है। अगर इसमें आपको फुल एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है तो ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तो व्यू ऑल करिएगा। ठीक है। राइट साइड जो आ रहा है, इधर इधर राइट साइड जो आ रहा है उसमें यहाँ पे व्यू ऑल करिएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लेटेस्ट 5 दिखता है। इसमें थोड़ा नीचे ब्राउज करिएगा। ठीक है। और सेकंड पेज पे चला जाइएगा। जैसे जैसे नया वैकेंसी आता है पुराना हटता रहता है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एडवर्टाइजमेंट फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल 12 तारीख का है। ठीक है। 12/12/2025, इसी दिसंबर 12 को उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया था। ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें आप किसी भी, मान लो फॉर एग्जांपल अभी मैं मैकेनिकल का फॉर्म भर रहा हूँ, तो फॉर एग्जांपल मैं मैकेनिकल का भरना चाहता हूँ। ठीक है। तो ये वाला याद रखिएगा, 12/12 का वैकेंसी डेट है। इसमें आपको मैकेनिकल वाला फिल करना है। ठीक है। तो मुझे मैकेनिकल में जाऊँगा। ठीक है। पहला तो इसमें वैकेंसी का पीडीएफ आएगा। ठीक है। उसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक आ रहा है। ठीक है। ये अप्लाई ऑनलाइन का लिंक में आप जा सकते हैं। अगर आप इतना नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो हमें ये जो लिंक है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, जो परीक्षा पे, इनका परीक्षा वेबसाइट है बीटीएससी परीक्षा, इस पे फिल होता है। तो मैं काम करूँगा, आपको डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, ताकि आप डायरेक्टली इस पेज पे आ जाए। ठीक है। जो भी फॉर्म फिल करना है आपको इसी पेज पे फिल करना है जो आपको दिख रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे जाने के बाद आप सबसे पहले क्या करेंगे, राइट साइड में यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन क्लिक कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट्स आएगा, इसको क्लिक करिएगा। इसको क्लिक करने के बाद जैसा मुझे मैकेनिकल का फिल करना है। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैकेनिकल वाला पे जाके सबमिट करूँगा। अब यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है आपका लास्ट डेट 12 जनवरी है। ठीक है। तो मैकेनिकल जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल का मुझे फिल करना है, तो मैं इसमें जाके अप्लाई क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये फ्रीज हो गया, आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी सेलेक्ट हुआ है। ठीक है। अब थोड़ा नीचे जाएंगे, और जैसा आप एडवर्टाइजमेंट आप देखे होंगे तो हर एक डिपार्टमेंट का क्लियरली दिया हुआ है किस डिपार्टमेंट में कितना वैकेंसी है। ठीक है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जेई का वैकेंसी पूरा बिहार में बहुत से डिपार्टमेंट्स का जेई का वैकेंसी बीटीएस जेई का रिक्रूटमेंट बीटीएससी करवाती है। तो इस बार मैकेनिकल में जो वैकेंसी आया वो आपका अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट का आया है। ठीक है। तो आप ये डिटेल्स चेक कर लीजिएगा। डिपार्टमेंट एक ही डिपार्टमेंट में आया है, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल का है। ठीक है। उसके बाद मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए, और मैक्सिमम 37 होना चाहिए। 70 पोस्ट है। ठीक है। 70 वैकेंसी है। और यहाँ पे आपको राइट साइड में आ रहा है रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करिएगा। रजिस्ट्रेशन में क्लिक करने के बाद कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं। ठीक है। इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा, और इसको आई डिक्लेयर करके आई एक्सेप्ट कर, ये वाला स्लाइड बटन आपको स्लाइड करना है। इसको क्लिक करोगे तो स्लाइड होगा, उसके बाद आई एक्सेप्ट करिएगा। ठीक है। आई एक्सेप्ट करने के बाद आपका ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होके आएगा। इसमें आपको कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ जो आपका 10th सर्टिफिकेट अकॉर्डिंग है, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, सिटीजन कौन सा है आपका, रिलीजन क्या है, डोमिसाइल क्या है, कौन सा स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, क्योंकि बिहार के लिए सीट रिजर्व है और बाहर वालों के लिए अलग है, क्योंकि बाहर वाले अनरिजर्व में आते हैं। होम डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी ये सब फिल करेंगे। ठीक है। उसके बाद आप अपना परमानेंट एड्रेस फिल करेंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिल करेंगे। ठीक है।
उसके बाद डिप्लोमा का डिटेल फिल करेंगे, थोड़ा इजी फॉर्म है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पहले पर्सनल डिटेल्स फिल करना है, जिसमें आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, म्यूचुअल स्टेटस, सिटीजन इंडिया के है, इंडियन सिटीजन ही अलाउड है, रिलीजियन। उसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। डोमिसाइल अगर मैं बाहर स्टेट का सेलेक्ट करूँगा तो मुझे कैटेगरी वाले में सिर्फ जनरल आएगा, ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं, जैसा भी आप देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे बिहार सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे कैटेगरी आ रहे हैं बिहार के, जनरल, SC ST BC BC EWS। लेकिन अगर मैं मान लो बाहर का करूँगा, जैसा मैं अभी कर रहा हूँ यूपी का, तो अगर मैं यूपी का करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरी में सिर्फ और सिर्फ जनरल ही आ रहा है, क्योंकि बाहर वाले सिर्फ और सिर्फ जनरल में आएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये मैं डिटेल्स अब फिल करूँगा अभी। मैं बस आपको दिखा रहा हूँ कैंडिडेट डिटेल्स में, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिएगा, जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा, अगर मैरिड है तो यस, अनमैरिड है तो नो सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। मैं जिनका फॉर्म अभी फिल करूँगा वो मैरिड है तो यस कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद सिटीजन में आपका एक ही ऑप्शन रहेगा, इंडिया। उसके बाद रिलीजन, जो भी होगा आपका रिलीजन, हिंदू मुस्लिम, बहुत सारे ऑप्शन से जो भी रिलीजन होगा सेलेक्ट करिएगा। डोमिसाइल में मैं आपको क्लियरली बताया हूँ, अगर आप बाहर का स्टेट सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे डोमिसाइल स्टेट यूपी सेलेक्ट किया हूँ, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ जनरल आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यूपी सेलेक्ट किया तो यूपी का सारे स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स आएंगे, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा वो आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है। आप अपना ईमेल आईडी फिल करोगे। उसके बाद अगला ऑप्शन क्या है, सर्विस डिटेल्स, आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एक्स एम्प्लॉय, ठीक है। अगर ठीक है, यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है परमानेंट या कॉन्ट्रेक्चुअल, क्योंकि आपको मैं बोला हूँ कि कॉन्ट्रेक्चुअल वालों के लिए यहाँ पे BTSC में जो वेटेज होगा 25% वेटेज होगा। मतलब फॉर एग्जांपल आपका एग्ज़ाम अगर 100 नंबर का कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, उसमें 75% ही लिया जाता है रिटन एग्ज़ाम से, बाकी 25% एक्सपीरियंस का लिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये डिटेल्स मांगा जाता है, आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एक्स एम्प्लॉय, या ब्रैकेट में दिया हुआ है परमानेंट या कॉन्ट्रेक्चुअल। तो अगर आप पहले से अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में हो तो आप इसको यस करोगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी देखिएगा, शायद बाहर का स्टेट का रिजर्वेशन या एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अगर आप बिहार के स्टेट से करते हो तभी अब माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नो कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका फॉर्म आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे यस करोगे तो ये पूछेगा, आर यू परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ बिहार गवर्नमेंट एंड हैविंग 3 years ऑफ कंटिन्यूस सर्विस, ठीक है। मैं आपको बोला हूँ कि इसमें आप यस तभी सेलेक्ट कर सकते हैं जब आप बिहार के परमानेंट एम्प्लॉय हो, ठीक है। तो इसलिए देखो, जैसे मैं यहाँ पे सर्विस डिटेल्स में यस कर दिया हूँ, मैं परमानेंट एक्स एम्प्लॉय या कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय वाले में सर्विस डिटेल्स में अगर मैं यस कर लिया, तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं। एक, आर यू परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ बिहार गवर्नमेंट, आप बिहार गवर्नमेंट के परमानेंट एम्प्लॉय है और 3 साल से काम कर रहे हैं, मिनिमम 3 साल आपको चाहिए, तब आप यस करोगे, ठीक है। तब आप यस करोगे तो उसके बाद आपका फॉर्म आगे बढ़ेगा, ठीक है। देखिए अब पूछ रहा है, आर यू परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार बिलो लेवल 9, आपका जो परमानेंट जॉब है वो लेवल 9 के नीचे है। अगर लेवल 9 से लेवल 7, आर यू परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफ बिहार, अगर आपका मतलब आप मान लीजिए पहला ऑप्शन आपको पूछा कॉन्ट्रैक्ट वाले परमानेंट है, हमने बोला परमानेंट है, हम मिनिमम 3 साल काम किया, हमने यस कर दिया। तो उसके बाद ये पूछा कि आपका लेवल 9 क्योंकि ये यहाँ पे डिप्लोमा का लेवल 7 है, तो आपका जॉब लेवल 7 का है या उससे नीचे है। अगर लेवल 7 से नीचे है तो आप यस करिएगा, ठीक है। ठीक है, अगर लेवल 7 से नीचे है, मतलब आपका लेवल 6, लेवल 5, लेवल 4 है तो यस करिएगा, अगर नहीं है, ठीक है, तो नो करिएगा, ठीक है। अगर आपका लेवल 7 ही है, नो करिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका पहले से आप जेई नहीं थे, किसी और जॉब में थे जो लेवल 7 से नीचे है, तो यस करिएगा। यस करने के बाद आर या वेर यू वर्किंग एज ए जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल इन इक्विवेलेंट पोस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस इन स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस और इंस्टीट्यूशन एनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अंडर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पंचायती राज इंस्टीट्यूट और म्यूनसिपल बॉडी, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप बिहार राज्य में स्थित किसी राज्य सरकार के कार्यालय, संस्थान या केंद्र सरकार के अधीन किसी गैर निजी संगठन, पंचायती राज संस्थान या नगर निकास में संविदा अभियंता यांत्रिक है। अगर आप जेई है, अगर आप जेई है तो आप किसी स्टेट गवर्नमेंट में
जेई है, ठीक है, जेई में काम कर रहे हैं या उसी की इक्वल एंड कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप जेई है तो यस कर दीजिएगा, ठीक है। यस करने के बाद आपको सर्विस ड्यूरेशन देना है, ठीक है। सर्विस कितने महीने कितने साल से काम कर रहे हैं, ठीक है। पर क्लियर है ना? इसमें क्लियर आप देखिएगा, अगर आप परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ बिहार है और 3 साल से काम कर रहे हैं कंटिन्यूसली, यस करिएगा। उसके बाद परमानेंट वर्किंग एक्सपीरियंस, आर यू परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय बिलो लेवल 6। अगर लेवल 6 से नीचे है आपका, बिलो लेवल 7, क्या आप बिहार सरकार के स्थायी सरकारी कर्मचारी में हैं जो वेतन स्तर 60 से नीचे है? अगर आपका नीचे है तो यस करिएगा। उसके बाद आपको ऑप्शन पूछ रहा है कि क्या आप बिहार राज्य में स्थित किसी राज्य सरकार के कार्यालय, संस्थान या केंद्र सरकार के अधीन किसी में आप संविदा पे है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है या उससे इक्वलेंट वाले पे है तो यस करिएगा, नहीं तो नो करिएगा, ठीक है। अगर कॉन्ट्रेक्चुअल है तो यस, नहीं तो नो। उसके बाद आपको यहाँ पे ये देना होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आप परमानेंट नहीं हो, ठीक है, इसको नो करिएगा। अगर आप इसको नो करेंगे, ठीक है, तो तब आपका ये भी ये और इसके बाद, ठीक है, अगर आप यहाँ पे परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ बिहार और लेवल 7 से नीचे अगर आप नहीं हैं तो आप इसको नो कर दीजिएगा। इसको नो करने के बाद ये पूछेगा आप जेई या उसके इक्विवेलेंट पोस्ट पे हो या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हो, अगर हो तो यस कर दीजिएगा, ठीक है। यस करोगे तो वो सर्विस ड्यूरेशन पूछेगा, अगर आप नो करोगे तो वो सर्विस ड्यूरेशन, ठीक है। एक मिनट, एक बार नो करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अगर आप परमानेंट एम्प्लॉय नहीं हो, अगर आपने यहाँ पे नो कर दिया तो आपको सर्विस ड्यूरेशन नहीं पूछेगा वो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आपने अगर मान लो, एक आपको सीक्वेंस दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहला, ठीक है, जब आप एम्प्लॉय डिटेल्स में आओगे तो सर्विस डिटेल्स में अगर आपने नो कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, आपका फॉर्म आराम से आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे यस कर दिया कि आप परमानेंट या कॉन्ट्रेक्चुअल पे हो, अगर आपने इसको यस कर दिया तो वो आपको दो ऑप्शंस देगा, ठीक है। एक देगा परमानेंट एम्प्लॉयज़ के लिए और एक देगा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ के लिए, ठीक है। अगर आप परमानेंट एम्प्लॉय हो, ठीक है, तो तब आप, अगर आर यू परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ बिहार, तब आप यस करोगे, ठीक है। तब आप यस करोगे। उसके बाद ये पूछेगा कि परमानेंट वर्क एक्सपीरियंस में आप लेवल 7 से नीचे हो तो यस कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आप लेवल 7 से नीचे हो तो यस कर दीजिएगा। उसके बाद आर यू वर्किंग एज, लेवल 7 से नीचे है और ये पूछ रहा है कि आप जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल या उससे इक्वलेंट पोस्ट पे हो या आप कॉन्ट्रेक्चुअल पे हो, तो ठीक है, आर या वेर यू वर्किंग एज जूनियर इंजीनियर और एन इक्वलेंट पोस्ट ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट एनी स्टेट, ठीक है। आप क्या आप जूनियर इंजीनियर या उसका बराबरी वाले पोस्ट में आप काम कर रहे हो, ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। अगर कर रहे हो तो यस करना, नहीं कर रहे हो तो नो कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप परमानेंट हो बिहार में, पहले से परमानेंट हो लेकिन आप जेई नहीं हो, अब जेई से नीचे कोई पोस्ट में हो और आप लेवल 7 से नीचे हो, तो अब यस करके नो करके उसके बाद आप अपना सर्विस ड्यूरेशन एंटर करो। अगर आप जेई के इक्वलेंट पे हो तब आप जेई के इक्वलेंट पोस्ट पे हो, जेई मैकेनिकल के इक्वलेंट पोस्ट पे कॉन्ट्रेक्चुअल पे हो, तो आप इसको यस करिएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर आप बिहार में परमानेंट एम्प्लॉय नहीं हो, ठीक है, तो तब आप ये परमानेंट एम्प्लॉय वाले में नहीं आओगे, ठीक है, ठीक है। अगर आप परमानेंट एम्प्लॉय नहीं हो, ठीक है, इसको नो कर दोगे। उसके बाद आप इधर आओगे, आप कॉन्ट्रेक्चुअल पे हो तो इसको यस करोगे। उसके बाद आप अपना कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क एक्सपीरियंस कितने साल से कॉन्ट्रैक्ट है, फॉर एग्जांपल आप 10 साल से हो तो 10 साल 8 महीना एंटर करोगे, आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको कंफ्यूज करेगा, ठीक है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया हूँ। क्लियरली देखिएगा, सर्विस डिटेल्स में सबसे पहला वो पूछता है कि आप परमानेंट या कॉन्ट्रेक्चुअल पे काम कर रहे हो गवर्नमेंट में,
तो अगर आप बिहार गवर्नमेंट में परमानेंट या कॉन्ट्रेक्चुअल पे हो तभी आप यस करना, अगर नहीं हो तो नो करके आगे बढ़ जाना, ठीक है। उसमें आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, क्योंकि आपका 25% वेटेज है मार्क्स में। अगर आप परमानेंट या कॉन्ट्रेक्चुअल पे हो तो यस कर देना, ठीक है। यस करने के बाद ये दो ऑप्शन पूछेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने परमानेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए बोले हो, यहाँ पे परमानेंट वाले भी यस करेंगे, कॉन्ट्रेक्चुअल वाले भी यस करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये आपको दो देगा, अगर परमानेंट वाले हो तो इधर वाला लेफ्ट वाले देखो, अगर कॉन्ट्रेक्चुअल पे हो तो राइट वाला देखो। अगर मान लो आपने बिहार में आप परमानेंट पे हो, ठीक है, ठीक है, तो परमानेंट वाले में भी दो केस आते हैं, एक आप लेवल 7 पे ही हो या लेवल 7 से नीचे वाले पे हो। तो ये पूछता है आपसे लेवल 7 से, यहाँ पूछता है, पहली बात आप ये पूछता है कि क्या आप लगातार 3 साल से परमानेंट पे हो, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या परमानेंट पे हो, क्योंकि ये परमानेंट वालों के लिए था, आपने यस कर दिया। आपसे यस करने के बाद अब ये पूछेगा, ठीक है, आप यस कर दिए, अब ये पूछेगा ठीक है आप 3 साल से ज़्यादा परमानेंट पे हो तो आप अम, कल जो पे लेवल है वो लेवल 7 से नीचे है, अगर लेवल 7 से नीचे है तो यस करना, ठीक है, अगर नहीं है तो तब आप नो कर देना, ठीक है। मतलब आप बिहार के परमानेंट जॉब कर रहे हो और वो जॉब भी लेवल 7 का ही है तो आप उसको नो करना है। लेकिन अगर आप बिहार के गवर्नमेंट में परमानेंट जॉब कर रहे हो लेकिन आपका लेवल लेवल 7 से नीचे है, मोस्ट प्रोबेबली बहुत लोग ये इसलिए पूछता है क्योंकि कुछ कुछ जेई जो ऑलरेडी बिहार में एज ए जेई वर्क कर रहे हैं, जो इनका 2019 में बीटीएससी में हो गया है, जो अभी वो जेई काम कर रहे हैं, लेकिन उनको अपना पसंदीदा डिपार्टमेंट अगर नहीं मिला तो वो फिर से इस बार फॉर्म भर के अपना ट्राई करेंगे कि ताकि उनको दूसरा डिपार्टमेंट में मिले, तो इसलिए उन लोगों के लिए ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो जेई नहीं हो, उससे नीचे पोस्ट पे हो तो इसको यस, यस, ठीक है, यस करना। लेकिन अगर आप जेई हो या आपका लेवल 7 पे ही है तो आप इसको नो कर देना, क्योंकि ये बस यही पूछ रहा है कि आपका लेवल 7 है या उससे नीचे है, नीचे है तो यस, लेवल 7 या उससे ऊपर है तो ऊपर वाले तो अप्लाई करेंगे नहीं, उससे लेवल 7 ही हो, ऑलरेडी आप जेई हो लेवल 7 पे हो तो तब आप नो कर देना। लेकिन अगर लेवल 7 से नीचे है तो आप यस कर दोगे, ठीक है, क्योंकि ये पूछ रहा है लेवल 7 है क्या, नीचे है क्या, ठीक है। उसके बाद क्या आप जूनियर इंजीनियर या उसके बराबरी वाले पोस्ट में काम कर रहे हो या कॉन्ट्रेक्चुअल पे काम कर रहे हो, अगर आप अभी जूनियर इंजीनियर हो या उसका इक्वलेंट पोस्ट पे काम कर रहे हो तो यस कर देना, ठीक है। यस करके आप यस करने के बाद आप अपना कितने साल से काम कर रहे हो वो आप एंटर करना, मंथ एक्सपीरियंस, ठीक है। लेकिन अगर आप नो करोगे, ठीक है, अगर आप यहाँ पे नो करोगे तो उसके बाद भी वो आपसे एक्सपीरियंस का डिटेल्स मांगेगा, ठीक है। अगर मान लो आप कॉन्ट्रेक्चुअल पे हो, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल वालों को भी यहाँ पे 25% का वो मिलता है, ठीक है, मतलब इसमें बिहार गवर्नमेंट में जो संविदा पे है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल पे वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप, ठीक है, पहले तो ये एससी करना पड़ेगा कॉन्ट्रेक्चुअल वालों के लिए भी, उसके बाद, ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल वाले राइट साइड वाले में काम करेंगे, परमानेंट वाले जैसे लेफ्ट साइड में काम किए थे, कॉन्ट्रेक्चुअल वाले राइट साइड वाले में करेंगे। यहाँ पूछ रहा है कि आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हो जेई या उसके इक्विवेलेंट लेवल पे, तो यस कर देना, ठीक है। यहाँ पे जेई का ही कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी लिया जाता है उस, अगर नो करोगे तो क्या होगा वो भी आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद एक्सपीरियंस मांगेगा, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं नो कर दिया तो नहीं मांग, देख लो अब एक्सपीरियंस आपका नहीं मांग रहा है, ठीक है, समझ गया है ना। तो यहाँ पे क्लियर चीज़ क्या है कि भाई अगर आप परमानेंट में हो, बिहार गवर्नमेंट में अगर आप परमानेंट हो तो आपको जेई ही होना है परमानेंट में, ऐसा कोई नियम नहीं है। अगर आप जेई से नीचे लेवल के पोस्ट पे भी हो तो तब भी आप इस फॉर्म में जब अप्लाई करोगे तो आपको जो एक्सपीरियंस का 25% वेटेज मिलेगा वो आपको यहाँ पे मिलेगा। लेकिन अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल पे हो तो आपका एक्सपीरियंस तभी कैलकुलेट किया जाएगा जब आप जेई ही हो या जेई के इक्वलेंट पोस्ट पे कॉन्ट्रैक्चुअल पे हो, ठीक है। आप अगर जेई नहीं हो कॉन्ट्रेक्चुअल पे या जेई के बराबरी वाले पोस्ट पे अगर आप नहीं हो, इक्वलेंट पोस्ट नहीं हो, तो आपका कॉन्ट्रेक्चुअल माना जाएगा। ये चीज़ आप क्लियरली याद रख लीजिएगा। अगर आप परमानेंट हो बिहार में तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको जेई ही होना है ऐसा कोई नियम नहीं है। आप जेई के नीचे पोस्ट पे भी हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, आपका एक्सपीरियंस का 25% वेटेज आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल पे हो तो आपको जेई या जेई के इक्वलेंट पोस्ट में ही होना चाहिए, उससे कम पोस्ट में अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल पे हो तो आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस का फ़ायदा शायद नहीं मिलेगा। एज पर फॉर्म आप देख सकते हो, मैं आपको देख के दिखा दिया हूँ,
ठीक है। जैसा मेरे पास एक्सपीरियंस था, मैंने यस किया। यस करने के बाद मेरे पास दो ऑप्शन आया, एक आप परमानेंट एम्प्लॉय हो या आप कॉन्ट्रैक्चुअल हो। अगर परमानेंट हो तो लेफ्ट साइड वाले में काम करोगे, और जो परमानेंट 3 साल से काम कर, लेकिन परमानेंट वालों के लिए नियम ये है कि आपको मिनिमम 3 साल कंटिन्यूसली काम करना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पहला ऑप्शन जो आता है वो आप परमानेंट हो या कॉन्ट्रेक्चुअल पे जॉब कर रहे हो तो यस कर देना। ठीक है, यस करने के बाद आपको दो ऑप्शन आता है, परमानेंट वालों के लिए, कॉन्ट्रेक्चुअल वालों के लिए। परमानेंट वालों के लिए एक ही ऑप्शन है कि पहला आपको सेलेक्ट, परमानेंट वालों से पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि आप मिनिमम 3 साल से काम कर रहे हो, कंटिन्यूस होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए बीच में। तो अगर कंटिन्यूसली लगातार 3 साल से आप बिहार गवर्नमेंट में परमानेंट जॉब कर रहे हो तो यस कर लेना। उसके बाद वो पूछेगा आपसे कि आप जो परमानेंट जॉब कर रहे हैं तो क्या वो लेवल 7 से नीचे है तो यस कर देना, नीचे नहीं है तो नो कर देना। ठीक है, जब नीचे नहीं है आपने नो कर दिया, ठीक है, तो उसके बाद वो पूछेगा जेई, एज ए जेई काम कर रहे हो या उसके इक्वलेंट पोस्ट पे काम कर रहे हो, तो तब आप यस करना, नहीं है तो नो करना। ठीक है, तब भी आपसे एक्सपीरियंस का ड्यूरेशन नहीं मांग रहा है। ठीक है, देख लिए ना। ठीक है, ये इसलिए नहीं मांग रहा है क्योंकि आपने बोला है कि मैं लेवल 7 से नीचे नहीं हूँ। तो तब वो पूछा आप जूनियर इंजीनियर या उसके इक्विवेलेंट पोस्ट पे हो, तो आपने बोला नहीं, तो आपका वैकेंसी नहीं माना गया। ठीक है, अगर आप लेवल 7 पे हो तो आपको जेई या उसके इक्विवेलेंट पोस्ट पे होना जरूरी है। ठीक है, ये आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो कंडीशंस क्लियर है भाई, फिर से देख लेना, मैं आपके लिए फिर से मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यही मेन है, बाकी आगे कुछ है नहीं, आपको पर्सनल डिटेल्स ही फिल करना है। ठीक है, सबसे पहला पूछता है पर मैं पर्सनल डिटेल्स, वो आप फिल कर लोगे आराम से। पर्सनल डिटेल्स में बस एक क्लॉज है कि आपका स्टेट अगर दूसरा है तो आपको सिर्फ जनरल का ऑप्शन आएगा, क्योंकि आपको कैटेगरी एडवांटेज नहीं मिलेगा, ये अंडरस्टूड है। ठीक है, उसके बाद सर्विस डिटेल्स में पूछेगा आप कॉन्ट्रैक्चुअल या परमानेंट जॉब पे हो। ठीक है, एक्सपीरियंस है आपके पास कॉन्ट्रैक्चुअल या परमानेंट का, आप कॉन्ट्रैक्चुअल पे हो या परमानेंट पे हो, दोनों में आपको यस ही करना है। ठीक है, यस करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, परमानेंट वालों के लिए और कॉन्ट्रैक्चुअल के लिए। ठीक है, कॉन्ट्रैक्चुअल में वो क्लियरली डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कॉन्ट्रैक्चुअल वालों के लिए कि क्या आप जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के पोस्ट पे कॉन्ट्रैक्चुअल हो, ठीक है, या आप उसके इक्वलेंट पोस्ट, मतलब जिस, और ये भी ध्यान रखिएगा आप कॉन्ट्रेक्चुअल, आपको यहाँ पे क्लियरली पूछ रहा है कि आप बिहार राज्य में किसी राज्य सरकार के कार्यालय, संस्थान या केंद्र सरकार के अधीन किसी गैर निजी संस्थान, पंचायती राज संस्थान या नगर निकास में संविदा के आधार पर हो। ठीक है, क्लियरली याद रखिएगा, आप बिहार गवर्नमेंट के किसी एक ऑफिस में या इंस्टीट्यूशन में आपका कॉन्ट्रेक्चुअल होना चाहिए, या आप सेंट्रल गवर्नमेंट में या पंचायती राज में या म्यूनसिपल बॉडी में आप जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल या उसके इक्विवेलेंट पोस्ट पे आप कॉन्ट्रेक्चुअल पे होंगे, तब भी आपको एक्सपीरियंस का फ़ायदा मिलेगा। ये मत सोचना कि आप किसी प्राइवेट कंपनी में अगर आप जूनियर इंजीनियर, क्योंकि आप बोल रहे हो प्राइवेट प्राइवेट कंपनी में अगर आपके पास जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल का एक्सपीरियंस है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। कॉन्ट्रेक्चुअल में सिर्फ उन्हीं का एक्सपीरियंस कैलकुलेट किया जाएगा जिनका एक्सपीरियंस कॉन्ट्रेक्चुअल में जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल में है, और वो भी बिहार के जो ऑफिस या इंस्टीट्यूशन है उसमें आप जेई या उसके इक्विवेलेंट पोस्ट पे होना चाहिए, या सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी में जेई या उसके इक्विवेलेंट पोस्ट पे होना चाहिए, या आप पंचायती राज या म्यूनसिपल बॉडी। ठीक है, मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल का एक्सपीरियंस आपको तभी मिलेगा, क्लियरली फिर से बता रहा हूँ, आप जेई या उसके इक्विवेलेंट पोस्ट पे हो बिहार में या सेंट्रल गवर्नमेंट में या किसी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में या म्यूनसिपल बॉडी में। ठीक है, बिहार, सेंट्रल, पंचायती राज और म्यूनसिपल बॉडी में जेई या उसके इक्विवेलेंट पोस्ट पे आप कॉन्ट्रेक्चुअल पे हो तभी आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आप हो तो यस करना। ठीक है, तब आपको वो एक्सपीरियंस का डिटेल्स एंटर करने के लिए बोलेगा। ठीक है, अगर आप नहीं हो तो आप नो कर देना। ठीक है, वो सीधा बोलेगा आगे बढ़ो, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो आपका कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं है, आप परमानेंट पे हो, तो आप इधर लेफ्ट वाले में यस करोगे। वो पहले पीछे ही पूछता है कि आप परमानेंट लगा, लेकिन परमानेंट में पहला कंडीशन लगातार 3 साल आप परमानेंट जॉब पे होना चाहिए।
उसके बाद वो पूछेगा कि आपका जो जॉब है वो लेवल 7 से नीचे है। अगर लेवल 7 से नीचे है तब आप यस कर दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद वो पूछेगा कि क्या आप जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे है। अगर आप इसको नो कर देंगे तो तब भी आपका एक्सपीरियंस कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल मान लो मैं परमानेंट जॉब पे हूँ बिहार में, ठीक है, लेकिन मेरा जो पोस्ट है वो लेवल 7 के बराबर है या उससे ऊपर है, तो तब आप क्या करोगे, इसको नो करोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप लेवल 7 से नीचे हो तभी आप यस करना, ठीक है। फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। परमानेंट वालों के लिए देखिएगा, आपको लगा सर आप 3 साल से बिहार गवर्नमेंट में परमानेंट हो तो यस करना, ठीक है। यस करने के बाद वो आपसे पूछेगा कि आप लेवल 7 से नीचे हो तो तब आप यस करना। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप जेई के पोस्ट पे ही हो तो आप नो करना, ठीक है। और जेई के पोस्ट पे हो तो यस करना, तभी आपका एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर आप लेवल 7 पे हो लेकिन आप जेई के पोस्ट पे नहीं हो तो आपको कोई एक्सपीरियंस का फ़ायदा नहीं मिलेगा। क्लियर है, ठीक है। तो भाई कंडीशंस क्लियरली याद रख लीजिएगा। कॉन्ट्रैक्चुअल हो तो आपको जेई या जेई के बराबर के जेई के इक्वलेंट पोस्ट पे होना चाहिए बिहार में, सेंट्रल गवर्नमेंट में या पंचायती राज या म्यूनसिपल बॉडी में। कॉन्ट्रैक्चुअल वालों के लिए, परमानेंट वालों के लिए पहला कंडीशन आप लगातार 3 साल गवर्नमेंट सर्विस में होना चाहिए और उसमें भी अगर आप लेवल 7 पे हो तो आपको जेई या जेई के बराबर पोस्ट में हो तभी आपको वो एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर आप लेवल 7 से नीचे हो, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं लेवल 7 से नीचे हो, ठीक है, अगर आप लेवल 7 से नीचे हो तब आपको जेई होने की ज़रूरत नहीं है और आपको एक्सपीरियंस का फ़ायदा मिलेगा, जैसा आपको मैं दिखा दे रहा हूँ फिर से, ठीक है। मैं देखिए 3 साल से बिहार गवर्नमेंट में हूँ, ठीक है, और मैं लेवल 7 से नीचे है मेरा, मतलब मैं जेई नहीं हूँ, ठीक है। और जेई नहीं हूँ तो नो ही करूँगा ना, तब भी एक्सपीरियंस का फ़ायदा आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये पूछा जाएगा वेर यू एलिजिबल टू अप्लाई नॉन पब्लिश्ड एडवर्टाइजमेंट टू टाइम सब्सिक्वेंट ईयर्स। अगर ये नॉन पब्लिश्ड 2018 या उसके बाद का जो नॉन पब्लिश्ड एडवर्टाइजमेंट है उसमें आप एलिजिबल हो तो यस कर देना, ठीक है। अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो नो करना, लेकिन ये एलिजिबल ही होता है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आप अपना परमानेंट एड्रेस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में सबसे पहले ये आपका हाई स्कूल का मांगेगा, हाई स्कूल का फिल कर देना। अगर आपके पास इंटरमीडिएट भी है तो इसको टिक कर लेना, ठीक है, इसको टिक कर लेना। हैव यू कंप्लीटेड इंटरमीडिएट, तो आपका इंटरमीडिएट इसको टिक करना और इंटरमीडिएट का डिटेल्स एंटर करना। लेकिन अगर आप 10th के बाद डायरेक्ट डिप्लोमा किए हो तो आप इसको टिक मत करना, ठीक है। अगर आप टिक नहीं करोगे तो आप सीधा डिप्लोमा में जाएंगे और डिप्लोमा का डिटेल्स फिल करेंगे। सारे डिटेल्स फिल करके वैलिडेट एंड प्रीव्यू क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका फॉर्म आगे आगे बढ़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो हमने एक का डिटेल्स भर दिया है, ठीक है। तो हमने एक का सारे डिटेल्स फिल कर दिए हैं किसी एक कैंडिडेट का, मैं नाम हम नहीं दिखा सकता हूँ, ठीक है, कॉन्फिडेंशियल होता है। तो बाकी मैंने एक का फिल की दिया, तो ये बिहार से नहीं है तो इनका रिजर्वेशन कैटेगरी नहीं अप्लाई हो रहा, और ये कोई परमानेंट जॉब में भी नहीं है तो इनका बहुत आसान है। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स, उसके बाद 10th का मार्क्स, 10th का मार्क्स में आप मार्क्स से एंटर कर देंगे। obtained मार्क्स में आप जितना आपको मिला है और तो कितना ओवरऑल है, मतलब मैक्सिमम मार्क्स कितना है और obtained कितना एंटर करोगे तो परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। सेम वैसे डिप्लोमा में भी आप, डिप्लोमा में यहाँ पे क्लियरली ऑप्शन आ रहा है आपको कि आपका ट्रेड क्या है, ठीक है। ट्रेड में जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको क्लियरली दो ऑप्शन आ रहे हैं, आपका डिप्लोमा बिहार से है या आपका डिप्लोमा बाहर से है। अगर आपका डिप्लोमा बिहार से है तो आप यहाँ पे बिहार सेलेक्ट करोगे, ठीक है, ठीक है। अगर आपका डिप्लोमा बिहार से है तो आप यहाँ पे बिहार सेलेक्ट करोगे। बिहार सेलेक्ट करने के बाद आप आगे फिल करोगे और ये एफिलिएशन आपका यस रहेगा। अगर आपका डिप्लोमा के बाहर से है तो आप बाहर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, जो भी आपका सूटेबल होगा तो आप अपना ऐप सेलेक्ट करोगे। वो इसलिए पूछा, और उसके बाद आपका अगर ग्रेड सिस्टम है तो यस करो, अगर आपका ग्रेड सिस्टम नहीं है तो नो करो, सेम, ठीक है।
यहाँ पे भी सेम, ऊपर वाले में भी ग्रेड सिस्टम है, तो मार्क्स ग्रेड क्या है वो आपसे पूछ रहा था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितना मार्क्स टोटल मुझे मिला है, ठीक है, और मैक्सिमम मार्क्स कितना है। जैसे इनका मैं एंटर किया हूँ तो इनका ऑटोमेटिकली परसेंटेज कैलकुलेट होके आ जाता है, ठीक है। तो आप अपना सारे डिटेल्स फिल कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। मेन कंडीशंस जहाँ जहाँ पे वो मैं आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद वैलिडेट एंड प्रीव्यू कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे आप वैलिडेट एंड प्रीव्यू क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देखिए मैं कुछ मिस कर दिया हूँ, ठीक है। तो मैं क्या मिस किया हूँ, ठीक है। हाँ, ये एफिलिएशन सबका ऐसे ही रहेगा, ठीक है। वो एफिलिएशन ये पूछ रहा है कि क्या आपका कॉलेज एआईसीटी से एफिलिएटेड है, डिप्लोमा कॉलेज, क्योंकि अगर आपका डिप्लोमा कॉलेज एआईसीटी से एफिलिएटेड नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं होगे। तो आपका एआईसीटी से एफिलिएटेड है, होना ही चाहिए, ठीक है। नो सेलेक्ट करोगे तो आप इनडायरेक्टली इसके लिए एलिजिबल नहीं होगे, ठीक है। तो वैलिडेट एंड प्रीव्यू हम फिर से कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरे को पूरा फॉर्म एक बार दिखा दे रहा है। कुछ एडिट है तो आप यहाँ एडिट ऑप्शन पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। मेरे में मेरा सारे डिटेल्स सही है, ठीक है। मेरा सारे डिटेल्स सही है। तो यहाँ मैं यहाँ पे चेक बॉक्स क्लिक करके सबमिट कर दूंगा। अगर आपका सही नहीं है तो आप ये एक नीचे ब्लू बटन, एडिट बटन क्लिक करके आप फिर से एडिट कर सकते हैं। मेरा सब सही है तो मैं चेक बॉक्स क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ मुझे सबमिट ऑप्शन आ रहा है और मैं सबमिट कर दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं फॉर्म सबमिट कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद ये हमसे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए आप यहाँ पे ईमेल आईडी पे फॉर्म फिल करें तब आपने डाल रखा था, ठीक है। तो आप वेरीफाई ईमेल आईडी पे क्लिक करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैसेज आ गया कि आपका ईमेल पे ओटीपी गया है, ठीक है। जो ओटीपी आपको ईमेल पे गिरा है वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई क्लिक करिएगा तो वेरीफाई हो जाएगा। सेम वैसे ही आपको मोबाइल नंबर भी वेरीफाई करना है। तो मोबाइल नंबर के लिए मोबाइल नंबर पहले से आपने एंटर किया है फॉर्म फिल करते समय, तो वेरीफाई मोबाइल नंबर पे क्लिक करिएगा, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाई करेंगे। एक ओटीपी आपका ईमेल पे आएगा, हमने एंटर कर दिया। एक ओटीपी हमारे मोबाइल पे आया, वो भी हमने एंटर कर दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे दोनों टिक मार्क आएंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे नीचे व्यू रजिस्ट्रेशन स्लिप पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये हमको दिखा देगा कि कंग्रेचुलेशन यू हैव रजिस्टर सक्सेसफुली, ठीक है। उसके बाद आपके सारे डिटेल्स यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। आप यहाँ से इसको प्रिंट भी कर सकते हो रजिस्ट्रेशन स्लिप को, ठीक है। जैसा हम इसको सेव कर लेते हैं कहीं पे, ठीक है। हम सेव कर लिया। सेव करने के बाद जब आप इसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे नीचे आपको यहाँ पे दिख रहा है टोटल एप्लीकेशन फी 100 रुपये, और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है प्रोसीड टू फी पेमेंट। तो आप फी पेमेंट पे क्लिक करोगे, ठीक है। फी पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसा एक पेमेंट इंटरफेस खुलेगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कोई भी ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं, कार्ड से या नेट बैंकिंग से, यूपीआई भी कर सकते हो। यूपीआई में जाके यूपीआई क्यूआर कर लेंगे। उसके बाद एक क्यूआर कोड जनरेट होगा, जैसे आपको यहाँ पे क्यूआर कोड जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये क्यूआर कोड स्कैन कर लेंगे। उसके बाद हम इसका पेमेंट कर देंगे, ठीक है। ये पेमेंट आपको 4 सेकंड में, 4 मिनट में करना है, ठीक है। जैसा हम स्कैन कर ले रहे क्यूआर को, ठीक है। उसके बाद कोई भी ऐप से कर सकते हो, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, किसी से भी स्कैन कर सकते हो। यूपीआई ऐप होना चाहिए, उससे आप एक क्यूआर स्कैन कर लेंगे। एक बार आपने क्यूआर स्कैन कर लिया और आपका पेमेंट हो गया तो ऑटोमेटिकली ये कंफर्मेशन पेज पे चला जाएगा। जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ पेमेंट सक्सेसफुल आ रहा है, ठीक है। जैसे पेमेंट सक्सेसफुल आएगा नीचे आपको ऑप्शन आ जाएगा प्रोसीड टू अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। तब आप इस पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने डायमेंशन दे रखा है, ठीक है। तो आपका फ़ोटो ज़्यादा से ज़्यादा 35 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम उसी हिसाब से यहाँ पे क्लिक करके हम अपना फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। फ़ोटो अपलोड कैसे करेंगे, सेलेक्ट लेटेस्ट कलर फ़ोटो पे क्लिक करेंगे, ब्राउज़ में क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा फ़ोटो जहाँ भी है अपलोड करने के बाद, जैसा हमने यहाँ पे फ़ोटो सिक्वेंस अपलोड कर दिया, फिर से हम लोग, जैसा आपको मैं पहले बोला हूँ, हर हर स्टेप में आपको एक कैप्चा वेरिफिकेशन कोड डालना पड़ेगा, ठीक है। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आप अगला पेज में मूव करोगे, ठीक है।
ठीक है। उसके बाद ये एक डिक्लेरेशन आएगा कि आप इसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपका डिपार्टमेंट ये रहेगा, आपका पोस्ट जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, आप आई डिक्लेयर करके उसके बाद आप पूरा एप्लीकेशन एक बार फाइनल व्यू कर सकते हैं। ठीक है, जैसा हम एक बार पूरा एप्लीकेशन फाइनल व्यू कर लेंगे, ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। करस्पॉन्डिंग एड्रेस यहाँ पे आपको फिल करना है। ठीक है, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको करस्पॉन्डिंग एड्रेस फिल करने का आएगा। अगर आप परमानेंट एड्रेस करस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम रखना चाहते हैं तो ऊपर आप ये वाला सेम एज परमानेंट एड्रेस वाला टिक करके आप कर सकते हैं, या अगर आपको टाइप करना है तो आप टाइप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा मैंने सेम कर दिया था तो इससे परमानेंट एड्रेस और ये सेम आया। ठीक है, उसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अटैच करने के लिए आएगा। यहाँ पे आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। ठीक है, तो जैसा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपसे मांग रहा है विज्ञापन के कंडिके के अनुसार यांत्रिक अभियंत्रण में डिप्लोमा या संक्षेम योग्यता। ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्या मांग रहा है, इश्यूइंग अथॉरिटी। इश्यूइंग अथॉरिटी कौन है, आपका डिप्लोमा होगा, वो आपको एंटर करना है। डिग्री इश्यूइंग डेट और मार्कशीट इश्यूइंग डेट और सर्टिफिकेट नंबर, डिग्री और मार्कशीट दोनों आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। ठीक है, पहला वाले स्टेप में आपको आपका कौन सा इश्यूइंग अथॉरिटी है, क्योंकि ये ये बाहर बाहर से डिप्लोमा किए हैं, तो इनका इश्यूइंग डेट और मार्कशीट का इश्यूइंग डेट और सर्टिफिकेट नंबर, ये सब आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके बाद एज प्रूफ के लिए आपको अपना 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप इनमें से कोई भी कुछ भी ले सकते हो, पैन, वोटर, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, कुछ भी। उसके बाद अगर आपके पास इंटरमीडिएट है तो आप इंटरमीडिएट करोगे, ऑप्शनल है ये उस। ठीक है, जैसा बहुत सारे डिप्लोमा वाले ऐसे होते हैं वो 10th के बाद सीधा डिप्लोमा किए होंगे, तो उनके में इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट और इंटरमीडिएट मार्कशीट का ऑप्शन नहीं आएगा। तो जो भी आएगा, पहला आपको डिप्लोमा का तो आपको क्लियर डिटेल्स देना होगा। जैसा ये बाहर से किए हैं तो इनको अपना इशूइंग अथॉरिटी, कब इशू हुआ है, मार्कशीट का इशूइंग डेट क्या है, ये सब एंटर करना पड़ेगा। और अपना डिप्लोमा का सर्टिफिकेट और डिप्लोमा का मार्कशीट दोनों करना पड़ेगा। अगर आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट ऐसी में है तो एक ही को 2 बार अपलोड करिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका एज प्रूफ। एज प्रूफ के लिए आपको अपना 10th का सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा, जैसे इशूइंग अथॉरिटी कौन है, इशूइंग डेट, सर्टिफिकेट नंबर। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ में आप इनमें से कोई भी एक का लगा सकते हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हम भी करते हैं वही काम। ठीक है, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं हमने सारे लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपके पास अगर हर सेमेस्टर का अलग अलग पीडीएफ है तो उसको मर्ज कर लीजिएगा। मर्ज करने के बाद अगर ज़्यादा साइज का हो गया तो आप उसको कंप्रेस भी कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिमिट भी है कि आप 2 MB से ज़्यादा बड़ा फाइल नहीं कर सकते। वैसे 10th का भी मार्कशीट आपको अपलोड, 10th का आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। और आइडेंटिफिकेशन में आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आधार कार्ड दे दिया है। ठीक है, तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, 10th का सिर्फ सर्टिफिकेट, और आईडी प्रूफ में आप कोई भी आईडी प्रूफ दे सकते हो। उस आईडी प्रूफ का नंबर, कब इश्यू हुआ, और वो अपलोड करना पड़ेगा डिप्लोमा के। लेकिन आपको डिप्लोमा का डिग्री और डिप्लोमा का सारे मार्कशीट को एक फाइल में कंप्रेस करके करना पड़ेगा। ये सब अपलोड करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे लिख के आ रहा है कि हमारा ये वाला पार्ट हो गया, अब फाइनल सबमिशन वाला पार्ट बचा है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि आपने जो भी अपलोड किया है सब सही है, तो आप इसको यस कर लीजिएगा। ठीक है, यस करना ही पड़ेगा। अगर नो करेंगे तो आपको फिर से सब चेक करना पड़ेगा। उसके बाद प्रीव्यू फॉर्म करिएगा। ठीक है, ओके कर दीजिएगा इसको।
उसके बाद आपका एप्लीकेशन, ये फाइनल प्रोसेस होता है। तो एक बार फिर से आपको पूरा एप्लीकेशन दिखा देगा, आप पूरा एप्लीकेशन देख लीजिएगा। आई हैव सर्टिफाइड ऑल द इंफॉर्मेशन आर करेक्ट, ठीक है। मेनली आप डिप्लोमो का देख लीजिएगा, ठीक है, डिप्लोमो का ये सही है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप प्रोसीड कर दीजिएगा। अगर आपको कुछ गलत है तो आप नीचे वाला दबा के सही कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरा सब सही है तो मैं उसको फाइनल सबमिट कर दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म यस कर दीजिएगा, ठीक है। तो मेरा एप्लीकेशन सबमिट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक हियर डाउनलोड कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये आपका कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म है। और ये फॉर्म को, जैसे आपका ये फॉर्म खुलेगा तो आप ये, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म खुलेगा। फॉर्म खुलने के बाद यहाँ राइट साइड टॉप में एक प्रिंटर का सिंबल आ रहा है, आप उसको क्लिक करिएगा। उसको क्लिक करने के बाद आपका पीडीएफ जनरेट होके आएगा, ठीक है। यहाँ पे सेव एज पीडीएफ करके सेटिंग में आप A4 ही रख लीजिएगा, ठीक है। सेव करने के बाद आपका ये एप्लीकेशन सबमिट हो गया, ठीक है। मैं इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप पीडीएफ मार्च ये सब कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।